Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 4, Delhi Sultanate Part 1, Slave Dynasty. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Beta part 1 important है क्यों important है because slave dynasty consists of 6 rulers. हम slave dynasty में 6 rulers को पढ़ेंगे. Out of this 6, I have completed 3 in part 1. पार्ट वन में हम लोग कितना कंप्लीट कर चुके हैं बेटा? 3 रूलर्स को हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं. टोटल कितने रूलर्स पढ़ने हैं हमें स्लेव डायनेस्टी में? 6. तो पार्ट वन इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहले आप पार्ट वन ही देखेंगे, फिर पार्ट टू देखें. ठीक है. तो बेटा ये हैं वो 6 रूलर्स जो किसको बिलोंग करते हैं? स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं. इन 3 को हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह. पार्ट 2 में हम लोग ये 3 रूलर्स को कंप्लीट करेंगे. रज़िया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद और घियासुद्दीन बलबन. अब हम पढ़ेंगे बेटा रज़िया सुल्तान को. बहुत ही ब्रीफ पीरियड इनका रूल था. 1236 में इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया. सिर्फ 1240 तक ये रूल कर पाई. सिर्फ 4 ईयर्स रहा इनका रूल. क्लियर है? ये पहली मुस्लिम वुमेन रूलर थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया. ठीक है. रज़िया असेंडेड द थ्रोन इन 1236 में इन्हें थ्रोन मिला. शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन, ये अकेली मुस्लिम वुमेन है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया. रज़िया को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा. बेटा आज भी हमारी सोसाइटी में फीमेल एक्सेप्टेंस नहीं है. कहाँ पर? डोमिनेटिंग पोजीशंस पे. तो हम बात कर रहे हैं आज से कितने साल पुरानी. ठीक है. आज हम 2024 में हैं बेटा, और हम बात कर रहे हैं 1236 की. तो ऑल इन ऑल अब हम लोग 800 ईयर पहले की बात कर रहे हैं. ठीक है. कब की बात करें बेटा? 800 साल पहले की. बेटा हम लोग 800 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं. तो 800 साल पहले क्या इतना इजी होगा सबके लिए विमेन रूलर को एक्सेप्ट करना? बिल्कुल नहीं. वो जो ग्रुप ऑफ 40 था, चहलगानी था, जिनको हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा, वो तो रज़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि बीइंग अ नॉबल हमें रूल करेगी एक फ़ीमेल, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है ना. तो रज़िया को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा. मेन जो चैलेंज था वो यही था कि वो वुमन थी. ठीक है. सबसे बड़ा चैलेंज उसका यही था कि वो औरत थी. सब कुछ थी. वो एक अच्छी मिलिट्री पर्सनल थी, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, लोग उसको पसंद करते थे. पर लोग जो उसको पसंद नहीं करते थे वो उस पसंद से इसलिए नहीं करते थे कि वो वुमन है. मैंस वर्ल्ड, आदमियों की दुनिया में बेचारी अकेली औरत. शी सक्सेसफुली एस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर. अब मैंने बोला ना कि ये बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थी, बढ़िया मिलिट्री पर्सनल थी, पर एक ही प्रॉब्लम थी उसके साथ कि वो क्या थी? औरत थी. इसने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया पीस को, ऑर्डर को. लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा था पूरे साम्राज्य में, राज्य में शांति थी. बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकर थी. ठीक है. शी लेफ्ट हर फीमेल क्लॉथ्स. उसने अपने फीमेल क्लॉथ्स को लेफ्ट कर दिया था. हमेशा अपने आप को ड्रेस करती थी लाइक अ मैन. बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी रज़िया सुल्तान की. उसकी प्रोग्रेसिव सोच को जानने के लिए आप ये समझ सकते हो कि उसने भी मेल की तरह, मैन की तरह अपने आप को ड्रेस करना स्टार्ट कर दिया, फीमेल क्लॉथ्स को छोड़ दिया. शी पुट ऑन अ कोट एंड अ कैप. कोट भी पहनती थी, कैप भी पहनती थी. एलिफेंट के ऊपर राइड करती थी. शी रोड एलिफेंट्स, मतलब हाथियों के ऊपर बैठ के वो सवारी करती थी. शी हंटेड एंड लेड द आर्मी. उसने हंटिंग भी की बेटा, और आर्मी को लीड भी किया. क्या बात समझ में आ रही है आपको? हाथी की सवारी कर लेती थी, हंटिंग कर लेती थी, आर्मी को प्रॉपरली लीड कर लेती थी. शी ट्राई टू रिड्यूस द पावर ऑफ करप्ट नॉबल. और उसने बहुत हद तक ट्राई किया कि जितने भी करप्ट नॉबल हैं जो उसके किंगडम में करप्शन कर रहे हैं, उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया जाए या उनके नंबर को रिड्यूस कर दिया जाए. वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न लेने लग गई थी. और जैसे ही वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न लेने लग जाती हैं, नॉवेल्स के अगेंस्ट में ये कार्रवाई करने लग जाती हैं. मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्टेप्स वो अगेंस्ट नॉवेल्स लेने लगती है. तो इस वजह से सारे जो पावरफुल नॉवेल्स थे वो एंगर्ड हो जाते, मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि भाई एक तो ये औरत,
है ना, रूल कर रही है हमारे ऊपर, और तो और हमें करप्शन भी नहीं करने दे रही, हमसे डिस्कस किए बिना इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पा रही है। तो नहीं भाई, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो वो लोग बहुत गुस्सा हुए। दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हर, उन्होंने षड्यंत्र, ये जो वर्ड है ना कॉन्स्पिरेंसी, इसका मतलब होता है षड्यंत्र। तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा उसके अगेंस्ट में। अल्टीमेटली उसे डिफीट कर दिया गया, मार दिया गया 1240 में। शी डाइड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वो मरी भी तो किसकी तरह बेटा, एक बहादुर सैनिक की तरह। और सच में बहुत अच्छा कुछ कर सकती थी, पर नॉवेल्स को उसके इंडिपेंडेंट डिसीजंस पसंद नहीं आ रहे थे, अपने ऊपर क्वेश्चनिंग, नॉवेल्स के ऊपर जब वो क्वेश्चनिंग करती थी वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे कॉन्स्पिरेंसी करके मरवा दिया। और फिर बेटा ये जो तुर्कान चहलगानी थी, इन्होंने नसरुद्दीन महमूद को, जो कि रज़ा सुल्तान का भाई ही था, फिर से सुन लो, ये जो तुर्कान चहलगानी थी जिसमें 40 नॉवेल्स हुआ करते थे, जिनको अभी हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, उन्होंने पपेट किंग बना के किसको रख दिया, नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद कौन थे, ये ब्रदर ही थे किसके, रज़िया सुल्तान के। ठीक है, ये कब रूलर बने, 1246 में। बेटा फिर से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश चाहते थे कि रज़िया सुल्तान पोजीशन में आए, पावर में आए, पर चहलगानी नहीं चाहती थी, तो उन्होंने रुकनुद्दीन को बिठाया, पर रुकनुद्दीन बहुत ज़्यादा एबल नहीं था, इसलिए रज़िया सुल्तान रूल करती रही। पर रज़िया सुल्तान को जब कॉन्स्पिरेंसी करके मार दिया, तो इस चहलगानी ने किसको रूलर बनाया, नासिरुद्दीन महमूद को। क्लियर है। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक रूल करते रहे। ऑल इन ऑल कहें तो ये कितने साल रूल किए बेटा, 20 साल। 1246 से इनका रूल स्टार्ट हुआ, 1266 तक ये रूल करते रहे, 20 साल इन्होंने रूल किया। नासिरुद्दीन सिर्फ 17 साल के थे जब इन्होंने थ्रोन असेंड किया, इन्हें थ्रोन मिला, है ना, ताजपोशी जब इनकी हुई, जब ये सिर्फ 17 साल के थे। ही लेफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ बलबन, उन्होंने पूरा राजपाट किसके हाथों में दे रखा था, बलबन के हाथों में दे रखा था। मतलब रूलर ये थे, पर बैक हैंड पे सारे काम कौन करते थे, बलबन। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड फादर इन लॉ, बलबन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे, साथ ही साथ फादर इन लॉ भी थे किसके, नासिरुद्दीन के। फिर से ध्यान से सुनो, सिर्फ 17 साल के थे नासिरुद्दीन when he was ascended the throne। इन्होंने पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथों में दे रखा था, बलबन के हाथों में दे रखा था। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज फादर इन लॉ ऑफ नासिरुद्दीन। मतलब जो बलबन थे, इनकी बेटी की शादी हुई थी किसके साथ, नासिरुद्दीन के साथ। बलबन वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40। अच्छा, बलबन, फिर से सुनो, बलबन की 3 चीज़ें याद रखना, बलबन प्राइम मिनिस्टर भी थे, बलबन ससुर जी भी थे नासिरुद्दीन के, और बलबन जो ग्रुप ऑफ 40 था, जो चहलगानी थी, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था। नासिरुद्दीन वॉज अ पपेट इन हिज हैंड, और नासिरुद्दीन बलबन के हाथों का सिर्फ कठपुतली था। नासिरुद्दीन डाइड इन 1266, नासिरुद्दीन की डेथ हो जाती है 1266 में। अब आएगी बारी घियासुद्दीन बलबन की, जिन्होंने 1266 से रूल किया 1287 तक। कितने साल रूल किया बेटा, कितने साल, 21 साल, 21 ईयर्स रूल किया घियासुद्दीन बलबन ने। बेटा नासिरुद्दीन की जैसे ही डेथ होती है, बलबन सुल्तान बन जाता है। अब बलबन क्यों सुल्तान बन जाता है, पहली बात तो ससुर, दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर, तीसरी बात जो चहलगानी है, जो ग्रुप ऑफ 40 उसका भी इम्पोर्टेंट मेंबर है, प्रोमिनेंट है, पूरा राजपाट यही संभाल रहा था जब नासिरुद्दीन जिंदा था तब भी। तो बलबन ऑब्वियसली बात है सुल्तान बनेंगे। तो बलबन सुल्तान कब बनते हैं, 1266 में। हाउएवर इन रियलिटी ही वॉज रूलिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। मैंने जैसे भी बताया कि रूलर वो भले ही 1266 में बना हो, पर पिछले 20 सालों से वही रूल कर रहा था एज द प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हम कह सकते हैं इनके जो अचीवमेंट्स हैं, बलबन की जो अचीवमेंट्स हैं, आर सीन इन द स्पैन ऑफ टोटल 40 ईयर्स। तो बलबन ने 21 साल तो राजा बन के रूल किया, रूलर बन के रूल किया, प्लस 20 साल पीएम बन के रूल किया, तो टोटल 41 ईयर इन्होंने रूल किया। तो हम ये बोलते हैं कि टोटल 40 साल का स्पैन हमको देखना है जब हम बलबन को पढ़ते हैं। ठीक है, 20 ईयर एज अ प्राइम मिनिस्टर, 20 साल वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे, और 20 लगभग 21 ईयर्स क्या रहे, सुल्तान बने रहे।
जो सल्तनत था उसमें बहुत सारी परेशानियां थी। बेटा परेशानियां सल्तनत में क्यों होती थी? क्योंकि जितने भी दिल्ली सुल्तान थे वो आसपास के रूलर्स को हराते रहते थे, उनके किंगडम को अपने किंगडम में एनेक्स करते रहते थे, कन्कर करते रहते थे। तो यहाँ के जो लोग होते थे वो एक्चुअल में इस्लामिक रूलर्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, टर्किश रूलर्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बेसिकली कोई सिमिलैरिटी नहीं इन लोगों को दिखती थी। तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट होते रहते थे, रिबेलियन होते रहते थे। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जब सुल्तान बने कौन बलबन, और जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी। जब उन्होंने ताज लिया तब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी सल्तनत में, राज्य में, किंगडम में। ही अडॉप्टेड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, पर ये हारे नहीं, इन्होंने बहुत ही सीवियर, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। मिलिट्री पावर का यूज़ किया रादर देन डिप्लोमेटिक टॉक्स। ठीक है, आज हम जब कंट्रीज़ के साथ बात करते हैं बेटा, इंडिया चाइना हो, इंडिया यूएसए हो, इंडिया रशिया हो, तो हम डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि वॉरफेयर बहुत ज़्यादा महंगा है, युद्ध लड़ना आजकल बहुत महंगा है। ठीक है, तो पहले इसी तरीके से लोग सोचते थे कि यार जब तक हो जाए, बातचीत से बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर बलबन कहते थे ना ना ना, मिलिट्री पावर हर जगह, मिलिट्री को यूज़ करो, ये डिप्लोमेटिक टॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। ही टुक सेवरल मेजर टू एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सल्तनत, उसने बहुत सारे उपाय किए जिससे सल्तनत की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। ये बलबन के टाइम के कॉइन्स हैं। ठीक है, ये कॉइन किसने यूज़ किया बेटा? बलबन ने। अच्छा, पहला काम तो इसने किया, ये तुर्कान चहलगानी थी ना, जो ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स था, इनको हटाया, क्योंकि ये अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते थे सल्तनत की वर्किंग में। तो पहला काम तो इनको ही निपटा दिया। फिर सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश की ओवर दैम, इसने कस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जो इसके पहले कहीं यूज़ नहीं होते थे। ठीक है, कस्टम ऑफ नीलिंग एंड टचिंग द ग्राउंड विद द फोरहेड, आपको अपने सर से क्या करना है, जो ग्राउंड है उसको टच करना है। फिर किस करना है, किसको? फीट को, किसके? राजा के, किंग के। भाई सोचो, अगर आप राजा के सामने आए हो, राजा से कोई बातचीत करना है, तो पहले आपको आपके फोरहेड को ज़मीन से लगाना है, फिर राजा के पैरों को किस करना है। तो ये कस्टम अकेला ही बताता है कि बलबन अपने रिगार्ड में क्या सोचता था और कितना पावरफुल था, कि भाई कोई भी इससे बात करेगा तो पहले ये 2 कस्टम फॉलो करे, उसके बाद ही बात होगी। हो, तो अपने आपकी सुपीरियरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए नए कस्टम्स लाए गए, बहुत ही भयंकर वो भी। ही रूथलेसली सप्रेस द स्टबर्न राजपूत रूलर, और ये जो राजपूत रूलर्स थे जो बिल्कुल मानने की बात नहीं करते थे, कि क्यों मानेंगे भाई, उनकी कंट्री थी इंडिया, वो रूल करेंगे ही करेंगे। पर इनके ज़िद्दीपन को भी ख़त्म किया किसने, सप्रेस किया किसने? बलबन ने। फिर उन्हें पनिश किया रिबेलियस गवर्नर्स ऑफ अवध एंड सिंध। सिंध में जो गवर्नर्स थे, अवध में जो गवर्नर थे, वो बार बार रिवोल्ट कर रहे थे, रिबेलियस नेचर के हो रहे थे, तो उन्हें भी पनिश किया। बेटा अब तक जितनी भी कैंपेन्स बलबन ने किए वो ईजिली उसके हाथों में आते गए, पर सबसे जो टफेस्ट कैंपेन था उसका, वो किसके अगेंस्ट में था? बंगाल के। अच्छा, बंगाल किसका ही पार्ट था बेटा? दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था बंगाल। पर यहाँ पर जिस गवर्नर को बिठाया गया था उसका नाम था तुगरेल खान। उसने टाइमिंग ये सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लूँ, इंडिपेंडेंटली रूल करूँ। तो उसने पहले तो रिवोल्ट किया और अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। बलबन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो बलबन ने इसके रिवोल्ट को पूरी तरह कंप्लीटली सप्रेस किया, तुगरेल को मारा और बुगरा खान को नया गवर्नर बना दिया। देखो आज अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, है ना, तो क्या हम ऐसा कर दें कि कोई चीफ मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वहाँ के सीएम को ही हटा दें, उससे सीएम की पोजीशंस को ही हटा दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्रोविंस, एक स्टेट को संभालने के लिए सीएम जरूरी है ना। पर हम सीएम को चेंज तो कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि तुगरेल खान को मारा और उसके बाद बुगरा खान को नया गवर्नर बना दिया। ही वॉज बलबन सन। बुगरा खान कौन थे? बलबन के बेटे थे। जो मंगोल्स थे वो भी फ्रिक्वेंटली अटैक करते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। देखो ये रहा इंडिया, और ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यहाँ पर है ना। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से मंगोल्स अटैक करते रहते थे, तो इसने चेन बना दी, कंस्ट्रक्टेड अ चेन ऑफ फोर्ट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज। जैसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था ना बेटा, तो हम इतना लेंगे
कि पाकिस्तान में, इंडिया में ही था। यहाँ पर इसने बहुत सारे फोर्ट्स बना दिए सो दैट सेफ्टी विल बी देयर, ठीक है, सेफ्टी रहे, किसके लिए, इंडिया के लिए। For the purpose of safety, he constructed a chain of forts in the northwestern boundary. He appointed best general in the northwest frontier. और जहाँ पर किले बनवाए, जहाँ पर फोर्ट्स बनवाए, वहाँ पर सबसे बेस्ट जनरल को डेप्यूट किया, ठीक है, रखा, है ना, उस रीजन में बेस्ट जनरल को रखा, अपॉइंट किया। रीऑर्गेनाइज किया, स्ट्रेंथन किया अपनी आर्मी को। देखो, अगर आप इतने बड़े एरिया को रूल करते हो जहाँ पर बार बार रिवोल्ट होते रहते हैं, रिबेलियन होते रहते हैं, फॉरेन अटैक्स भी हो रहे हैं, तो इसी बात है, आपको अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा। ही मेड हिज सन मोहम्मद द गवर्नर ऑफ मुल्तान। एक बेटे को गवर्नर बनाया जिसका नाम था बुगरा खान, कहाँ का, बंगाल का। दूसरे बेटे जिसका नाम था मोहम्मद, उसे गवर्नर बनाया मुल्तान का। बलबन को हम कहते हैं, बलबन इज रिगार्डेड एज कॉन्सोलाइडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को एक्चुअल में अगर किसी ने कॉन्सोलाइडेट किया है, स्ट्रेंथन किया है, तो वो बलबन ही है। इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे एक्शंस लिए, जैसे फॉरेस्ट को क्लियर किया, रोड्स को सेफर बनाया, ट्रेड में इम्प्रूवमेंट आए, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आए, व्यापार बहुत अच्छा होने लगा, खेती बहुत अच्छी होने लगी इनके रूल में। ये ग्रेट पैटर्न था लिटरेचर का, लिटरेचर को बहुत पसंद करता था। अमीर खुसरो जो थे, इनके कोर्ट पोएट थे, ये पोइट्री लिखते थे पर्शियन लैंग्वेज में, हिंदावी में। अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो वॉज कॉल्ड द सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो को हमने क्या टाइटल दिया है, सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है। द ग्लोरी ऑफ मामलुक रूलर्स डिक्लाइंड। अब ये जो ग्लोरी होगी किसकी, मामलुक रूलर की, वो डिक्लाइन करेगी। बेटा हमेशा ऐसा ही होता है, जो एक टाइम में टॉप पे आता है उसका डिक्लाइन होता ही है। ब्रिटेन एक टाइम में टॉप पे था, बाद में उसका डिक्लाइन हुआ। मुगल एम्पायर एक टाइम में पीक पे जाएगी, फिर उसका डिक्लाइन होगा। ऐसे दिल्ली सल्तनत का भी पीक आया और उसका डिक्लाइन होगा। तो जो ग्लोरी थी स्लेव डायनेस्टी के यहाँ मामलुक रूलर्स की, वो डिक्लाइन हुई किसकी डेथ के बाद, बलबन की डेथ के बाद 1287 में। जितने भी सक्सेसर थे वो थोड़े वीक थे। एक खिलजी नॉवल था, ठीक है, जिसने पावर को स्नैच किया, पावर को छीन लिया, थ्रोन को छीन लिया क्याकुबाद को मारने के बाद। फिर से ध्यान से सुनना, बलबन के बाद जितने भी सक्सेसर आए वो कमज़ोर थे, वीक थे। एक खिलजी नॉवल थे जिन्होंने स्नैच किया थ्रोन को, किसको मार के, क्याकुबाद को मार के। क्याकुबाद को मारा खिलजी ने और थ्रोन असेंड कर लिया। द सन ऑफ बुगरा खान। क्याकुबाद कौन था, बुगरा खान का बेटा था। ही एस्टेब्लिश्ड द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी। हिज नेम वॉज जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन होंगे, जलालुद्दीन खिलजी, जिनको हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 मतलब दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 की तो वीडियो बनाया मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2। अब दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 जो आएगा, है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी को, जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, किसको मारकर, क्याकुबाद को। क्याकुबाद खान कौन थे, बुगरा खान के बेटे।